हेलो एंड वंस अगेन वेलकम टू आवर चैनल मैट्रिक इंग्लिश मीडियम। मैं हूं साहिल दीवान ए सीजन। आप देख रहे हैं मैट्रिक इंग्लिश मीडियम, आपका और बिहार का पहला चैनल जो कम्प्लीटली बेस्ड है इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट के लिए। अगर आप भी हैं बिहार बोर्ड से, मीडियम है इंग्लिश, तो ये चैनल आपके लिए है। फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए, क्योंकि जितने भी इंपॉर्टेंट वीडियोज़ आएँ आप तक सबसे पहले पहुँचे। जितने भी लोग नए हैं, इंग्लिश मीडियम में है, आपको ऑफिशियल सिलेबस फॉलो करना है, बिल्कुल फ्री में, सिंपल सा कोर्स सेक्शन पे जाइए। आपको कंप्लीट जो बिहार बोर्ड के ऑफिशियल सिलेबस के अकॉर्डिंग इस चैनल पे पढ़ाया जा रहा है। स्पेशली SCERT SST, साइंस में NCERT और जो भी डिलीटेड टॉपिक्स है सबको इंक्लूड करके, इस बात को याद रखिएगा। इससे पहले हमने पार्ट 1 किया। पार्ट 1 में बहुत सारी चीज़ें बताई, सब चीज़ें आप ऑलरेडी बता दिए। आपने अलग अलग जगह से लाइव प्रोसेस कर ही रखा होगा, लेकिन फिर भी आप लोग चाह रहे हैं कि नहीं, एक बार आपके चैनल से करा दिया जाए। ऐसा क्या है इंपॉर्टेंट, क्या मिलता है हमारे वीडियोस में? सबसे पहले आपको ये आइडिया लग जाता है कि आपने नोट्स बना रखे, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन इस वीडियो को देखने के बाद आपको ये क्लियर हो जाएगा कि आपके एग्जामिनर जो क्वेश्चन सेट करने वाले हैं वो कितना दूर तक और क्या क्या सोचते हैं इस चैप्टर से क्वेश्चन उठाने से पहले। ठीक है, आपसे किस हिसाब से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, चाहे वो ऑब्जेक्टिव हो, चाहे वो सब्जेक्टिव हो, डिफरेंस वाले क्वेश्चंस हो, जितने भी पॉसिबिलिटीज़ हैं, पिछले 10 साल में कैसे क्वेश्चन आया हो, तो उसके लिए मैं चलता फिरता क्वेश्चन बैंक हूँ, बताऊंगा आपको, बस वो नोट डाउन करना है। तो जिन्होंने पार्ट 1 नहीं देखा, फटाफट से पार्ट 1 देख लीजिएगा, सिंपल सा कोर्स सेक्शन पे जाकर के। आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं पार्ट 2। इसमें हम लोग टॉपिक पढ़ेंगे रेस्पिरेशन, क्योंकि ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है और 5 मार्क्स में आपके PYQ के रिसेंट 5 ईयर की बात करें तो 3 बार आ चुके हैं। ठीक है, कौन सा इंपॉर्टेंट डायग्राम है ऑलरेडी हमने कल पिछले पार्ट वाले वीडियोस में, फर्स्ट पार्ट में भी डिस्कस किया, आज भी हम लोग डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ओके, जो लोग बिल्कुल से नए हैं, देखो नोट्स ऐसा नहीं कि हमारे पास स्लाइड नहीं है तो ये नोट्स इंपॉर्टेंट नहीं है। जितने भी पॉसिबिलिटीज़ हैं आपको बता दिया जाएगा, बस आप एटलीस्ट सुन लीजिए। आपके पास नोट्स हैं, आप बस जो पॉइंट आपके यहाँ पे नहीं है, नोट्स में मेंशन नहीं है, उसको आप लिख लीजिएगा। जो चीज़ है आप सामने 2 नंबर 1 नंबर क्विक रिवीजन हो जाएगा। इसके बाद तुम्हें कोई वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं होगा। आप किसी भी ईयर का फिर PYQ उठा लीजिएगा, हमारे चैनल पे ही आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस कराया जाएगा। इंग्लिश मीडियम में आप देख लीजिएगा, आप कहाँ पे लाइक करें आपको मालूम चले जाएगा, पता चल जाएगा। चलिए सबसे पहले रेस्पिरेशन, अपकमिंग ईयर में, आने वाले साल में ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है। ठीक है, न्यूट्रिशन बहुत बार पूछ चुका है, तो सबसे पहले आपका रेस्पिरेशन डेफिनेशन के तौर पे 2 नंबर के लिए आता है। आप रेस्पिरेशन का डेफिनेशन बताओ, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय रेस्पिरेशन। देखते हैं। द प्रोसेस ऑफ रिलीजिंग एनर्जी फ्रॉम फूड इज कॉल्ड रेस्पिरेशन। ओके, द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन टेक प्लेस इनसाइड द सेल ऑफ द बॉडी। यानी क्या होता है रेस्पिरेशन? जब हम फूड को कंज्यूम करते हैं, फूड खाते हैं, उसमें क्या होता है? एनर्जी, है ना, फूड में एनर्जी होता है। इस फूड से एनर्जी निकलने के प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं? रेस्पिरेशन बोलते हैं। यही सिंपल सा डेफिनेशन। क्या ये 2 पॉइंट लिख दोगे नंबर मिल जाएगा? नहीं, थोड़ा सा उसको दिक्कत होगा देने में, है ना। ठीक, ओके, तो तुम्हें लिखना भी बताएंगे कि बोर्ड एग्जाम में तुम्हें क्या रिप्रेजेंट करना। हो सकता है ये ऑब्जेक्टिव में पूछ दे, द प्रोसेस ऑफ रिलीजिंग एनर्जी ऑफ फूड इज कॉल्ड रेस्पिरेशन, उसके बाद ट्रांसपिरेशन एंड उसके बाद न्यूट्रिशन, ऑल ऑफ दिस, नन ऑफ दिस ऑब्जेक्टिव, न्यू फॉर्म क्वेश्चंस। ठीक, इस हिसाब से क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो क्या हो गया? रेस्पिरेशन। ठीक है, रेस्पिरेशन कहाँ होता है? हमारे बॉडी के सेल के अंदर होता है, इसीलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं? सेलुलर रेस्पिरेशन। ठीक है, इस बात को याद रख सकते हैं, सेल के अंदर होता है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? सेलुलर रेस्पिरेशन के भी नाम से जानते हैं। इस पॉइंट को भी आप ऐड कर दीजिए। ठीक है, ठीक, ओके, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। इसके नोट्स वगैरह कहाँ मिलते हैं थोड़ी देर में बता देंगे। आज अब थोड़ा सा लिखने का तरीका, अगर आपको मान लेते हैं आपको मिल जाए एग्जाम में रेस्पिरेशन, तो ये 2 पॉइंट ठीक है। अच्छे एग्जामिनर जो कॉपी चेक करेंगे, ठीक है, जो अच्छे खासे होंगे, वो 2 पॉइंट दिख के आपको नंबर दे देगा। लेकिन आपको 2 में से 2 चाहिए तो थोड़ा सा कुछ मेहनत करना पड़ेगा। आज द प्रोसेस बाय विच लिविंग बीइंग यूटिलाइज द फूड टू गेट एनर्जी इज कॉल्ड रेस्पिरेशन। आपने लिखा वही पॉइंट, ठीक है। रेस्पिरेशन का एक ऑक्सीडेशन रिएक्शन है इन विच कार्बोहाइड्रेट इज ऑक्सीडाइज to produce energy. Okay, or mitochondria is the site of respiration and the energy release is stored in the form of ATP. ATP का फुल फॉर्म बहुत बार पूछ चुका है, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट।
ठीक है, ओके, जिसको एटीपी को एनर्जी करेंसी ऑफ सेल बोलते हैं। आप अगर इतना लिख दिए तो एग्जामिनर इंप्रेस होकर के 2 नंबर दे करके घर नहीं जाएगा, अगर चला भी गया तो सुकून नहीं मिलेगा, कल वापस आके 2 नंबर दे के जाएगा। ठीक है, ओके, अब समझते हैं आखिर क्या है। देखो, हर लिविंग ऑर्गेनिज्म, प्लांट, एनिमल फूड कंज्यूम करते हैं ताकि क्या मिले उसको, एनर्जी मिल सके। ठीक है, हाँ बिल्कुल, एनर्जी मिलेगा तभी तो काम कर पाएगा। हाँ, फूड से एनर्जी जो मिलता है, ठीक है, प्राप्त करने के जो प्रोसेस को हम लोग रेस्पिरेशन कहते हैं। हाँ बिल्कुल पढ़े। रेस्पिरेशन क्या, एक ऑक्सीडेशन रिएक्शन है, इंपॉर्टेंट है। अगर पूछ दे कि रेस्पिरेशन इनमें से कौन सा रिएक्शन है, तो ऑक्सीडेशन रिएक्शन है। समझ में आ गया, क्लियर है, ऑब्जेक्टिव पॉइंट, ठीक, ओके। इसमें क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट यानी ग्लूकोज ऑक्सीजन की मदद से टूटता है, यानी ऑक्सीडाइज है, और एनर्जी क्या हो जाता है, रिलीज हो जाता है। और ये कहाँ पे होता है, माइटोकॉन्ड्रिया, जिसको पावर हाउस ऑफ सेल कहा जाता है। ये पॉइंट तो याद ही होगा, है ना, क्लास 9 में पढ़े थे, पढ़े तो नहीं होगा लेकिन याद रखना। हाँ, क्लास 9 में अगर कोई आपके जूनियर है, कोई भी है, आप हमारे चैनल सजेस्ट कर दीजिएगा, क्लास 9 के लिए भी चीज़ें आ चुके हैं। ठीक है, ओके, चलिए। तो माइटोकॉन्ड्रिया सबसे पहले याद रखना, ये आपका क्या है, पावर हाउस ऑफ सेल, एंड एटीपी एनर्जी करेंसी ऑफ सेल। 2 पॉइंट आपको ऑलरेडी पढ़े होंगे वो सब जगह। ठीक है, ओके, आपको ये पता चल गया कि रेस्पिरेशन बेसिकली कहाँ होता है, आपका माइटोकॉन्ड्रिया में, मतलब रेस्पिरेशन का मेन प्लेस माइटोकॉन्ड्रिया है। रेस्पिरेशन में जो एनर्जी निकलता है ना, वो डायरेक्टली यूज़ नहीं होता है, वो पहले एटीपी के फॉर्म में स्टोर होता है। एटीपी माइटोकॉन्ड्रिया में बनता है और स्टोर होता है। जब बॉडी को एनर्जी की ज़रूरत होती है तो एटीपी जो है, यानी एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट टूट कर एनर्जी रिलीज करता है। ठीक है, ओके, अब जानेंगे कि हाउ एनर्जी रिलीज ड्यूरिंग रेस्पिरेशन, है ना, इज स्टोर्ड, इसके बारे में जानेंगे। चलिए देख लेते हैं। द एनर्जी रिलीज ड्यूरिंग रेस्पिरेशन इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ, किसके फॉर्म में रहता है, एटीपी के फॉर्म में स्टोर होता है। ठीक है, ओके, चलिए। यहाँ पे 2 टर्म, एटीपी एंड एडीपी। हो सकता है बिहार बोर्ड एटीपी हो सकता है, बहुत बार पूछ चुका है, एडीपी बहुत कम पूछा है। तो एटीपी क्या है एंड एडीपी क्या है, इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। एटीपी का एडोनिसिन ट्राइफॉस्फेट 3, है ना, यानी इसमें 3 फॉस्फेट ग्रुप है। कभी कभी पूछ देगा कि एडोनिसिन ट्राइफॉस्फेट में कितने फॉस्फेट ग्रुप है, तो TRI, ट्री मतलब 2। एडीपी मतलब एडोनिसिन डाइफॉस्फेट। अच्छा, पता है जो लोग PYQ अक्सर रटे होते हैं, मतलब होता है ना कि कोई पब्लिकेशन उठा लिए, धड़ल्ले से बस रट लिए, तो जैसे वहाँ पे ATP है ना, तो वहाँ ऑप्शन में ADP के बारे दे देगा। उन्होंने क्या रटा था, ठीक है, ऐसा मैंने बहुत स्टूडेंट को देखा, मतलब रट जो लिख लिया, मतलब देख लिया, है ना, पूरा क्वेश्चन पढ़ेगा ना, अरे ये तो क्वेश्चन बहुत बार देखा हुआ, टिक करो, है ना, ये वहाँ पे ADP लिखा था, यहाँ पे एडोनिसिन ट्राइफॉस्फेट टिक करके आ गया, तो गलत हो जाता। तो क्वेश्चन आपको कितना भी अच्छे से आता हो, कभी कभी ओवर कॉन्फिडेंस ले डूबता है, तो इस बात को याद रखिएगा, है ना। तो एडीपी पूछा है या एटीपी पूछा है, ध्यान से पढ़ लीजिएगा। एडोनिसिन डाइफॉस्फेट, यहाँ पे कितने फॉस्फेट ग्रुप होंगे, 2 फॉस्फेट ग्रुप होंगे। ठीक है, ओके, कभी कभी पूछ देगा कि कितने फॉस्फेट ग्रुप है, कितने क्या है, बता दोगे। अब आते हैं फॉर्मेशन ऑफ एटीपी, आखिर एटीपी का फॉर्म किस तरीके से होता है। एनर्जी रिलीज ड्यूरिंग रेस्पिरेशन इज यूज टू मेक एटीपी फ्रॉम एडीपी एंड इनऑर्गेनिक फॉस्फेट। यहाँ इक्वेशन दिख रहा, कैसे होता है समझाते हैं। देखो, रेस्पिरेशन के दौरान जो एनर्जी रिलीज होती है, उस एनर्जी की हेल्प से एडीपी और ऑर्गेनिक फॉस्फेट मिलकर एडीपी यानी एटीपी बनाती है। ठीक है, किस तरीके से बना, सिंपल से जो आपका एनर्जी रिलीज हुआ, ठीक है, उसको एनर्जी की हेल्प से, ठीक है, उससे क्या बना आपका एडीपी इनऑर्गेनिक फॉस्फेट, फिर ये आगे जाकर के मिलकर क्या बना है आपका एटीपी। देखो, ये मिला, एनर्जी मिला, क्या बना है आपका एटीपी। ठीक, ओके, अभी तक नहीं पूछा, बट मैं इनसे एक मोस्ट प्रोबेबली लेके चल रहा हूँ, अगर बहुत टफ क्वेश्चन बनाना हो, ठीक है, एटीपी किस तरीके से फॉर्म हुआ, है ना, ये इक्वेशन ही तुम्हें दे दिया है ना, एटीपी प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट प्लस एनर्जी इक्वल टू व्हाट, ठीक है, दे सकता है। ठीक, ओके, एटीपी ऑप्शन में दे करके ही आपको दे दिया, तो समझ जाना किसके बारे में पूछ रहा है, आपका एटीपी फॉर्मेशन के बारे में पूछ रहा है। यहाँ पे क्या हो रहा है, बेसिकली आपका जो एडीपी यानी 2 फॉस्फेट, है ना, 2 फॉस्फेट, क्योंकि डाइफॉस्फेट है, मतलब एडीपी में 2 फॉस्फेट होते हैं। एक आपका इनऑर्गेनिक फॉस्फेट, ठीक है, ओके, एक इनऑर्गेनिक फॉस्फेट जुड़ता है, फिर रेस्पिरेशन की एनर्जी लगती है, तब मिल करके आपका एटीपी यानी
ट्राईफॉस्फेट हो जाता है। पहले यहाँ 2 था, आपने देखा डाईफॉस्फेट, ठीक है ओके, फिर प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट आता है, प्लस एनर्जी, ये सब मिल करके आपको 3 फॉस्फेट वाला यानी ATP बना के देता है। क्लियर है? ओके, कैसे बना, नहीं बना? ओके, अब ब्रेक डाउन जस्ट अपोजिट कर लो, बस उसका ब्रेक डाउन हो जाता है। व्हेन सेल नीड्स एनर्जी, जब सेल को चाहिए होगा एनर्जी, है ना? ओके, अच्छा, सेल से रिगार्डिंग क्या क्या क्वेश्चन आता है? एक तो सेल से रिगार्डिंग सेल मेम्ब्रेन, ठीक है, और एक आता है सिलेक्ट वो सेल वॉल, एक सेल मेम्ब्रेन, हाँ ये कुछ कुछ टर्म्स है, आप थोड़ा बहुत देख सकते हैं क्लास 9 में से कुछ टॉपिक्स ये देख लीजिएगा, है ना? सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, ये इंपॉर्टेंट है, आउट ऑफ है बट लिख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट, ठीक, ओके। When the cell need energy, ATP broke down, ठीक है, या broken down in the presence of water to release energy। जैसे देखो presence of water, ठीक, मतलब यहाँ ब्रेक डाउन हो रहा है। कैसे? जब सेल को एनर्जी की जरूरत होती है तब ATP वाटर की प्रेजेंस पे टूटता है, तब ये आपका इक्वेशन मिलता है, ठीक है। ATP टूटने पे क्या बनेगा? सिंपल सा, ATP जिससे बना है वही ना टूटेगा, है ना? मान लो तुम एक चॉकलेट बनाए, ठीक है, चॉकलेट को तोड़ोगे, जिससे बना वही ना निकलेगा, ऐसा थोड़ी ना कि सोना चांदी निकल जाएगा। ओके, तो वही बताना चाह रहा है। एक इम्पॉर्टेंट, ये वाला ऑब्जेक्टिव के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, याद रखिएगा। क्या बनाना चाह रहा हूँ, बताना ये चाह रहा हूँ कि आपके लिए इंपॉर्टेंट। अप्रॉक्सीमेटली 3.5 kg पर मोल एनर्जी रिलीज ड्यूरिंग दिस प्रोसेस, यानी जब 1 मोल ATP टूटता है तब लगभग 30.5 kg, डाटा बहुत इंपॉर्टेंट है, NCERT का डाटा है, क्या है, एनर्जी रिलीज होती है। तो पूछ देगा कि कितना एनर्जी रिलीज होता है, तो 30.5 kg। अच्छा, ये यूनिट भी ध्यान रखना, कभी कभी kg की जगह और kj, एक मिनट, KJ, आई थिंक मैं KG बोल रहा हूँ ना, यहाँ मैं मिस्टेक कर रहा था, KJ किलो जूल है, ऑप्शन में KG दे देगा तो वहाँ 1 नंबर चला जाएगा। तो इस बात को छोटा सा मिस्टेक, देखो वही चीज़ जो दिमाग में, मुंह में, जबान में चढ़ा हुआ तो वो चीज़ बोल दिया जाता है, तो इसलिए अच्छे से देख लेना, वहाँ KJ है ना, किलो जूल होना चाहिए, ठीक है, पर मोल। तो यूनिट भी बहुत इंपॉर्टेंट, ध्यान रखना कि मुझसे अभी मिस्टेक हो गया, हालांकि सामने, लेकिन फिर भी पकड़ा गया, है ना? तो तुम लोग एग्जाम में मत पकड़ना, ठीक, ओके। चल, समझ में आ गई ये चीज़ें। अब आगे चलते हैं स्टेप ऑफ रेस्पिरेशन, क्योंकि ये यहाँ से क्वेश्चंस आते हैं, उसके लिए आपको इस चार्ट को अगर आप समझ गए तो यहाँ से जितने भी पॉसिबिलिटीज क्वेश्चन आए आपसे बन जाएंगे। ओके, चलिए स्टार्ट करें। हाँ, अब हम लोग पढ़ेंगे स्टेप ऑफ रेस्पिरेशन। ये जो थ्योरी है, इसको समझने के लिए अगर आपने ये वाली चीज़, ये पोर्शन समझ गए तो यहाँ से जितने भी अच्छे लेवल के क्वेश्चन बनेंगे आपसे इजीली बन जाएंगे। ये जो है एक नॉर्मल माइंड मैप टाइप का कह सकते हैं, और ये आपका थ्योरी सब है। चलो चीज़ें समझाते हैं। सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि आखिर क्या स्टेप है, क्यों स्टेप फॉलो करा रहे हैं, है ना? ऐसे भी तो डायरेक्ट हो सकता था, क्या है जरूरी है स्टेप का, या डांसिंग वगैरह होगा, या मार्किंग स्कीम होगा, क्या होगा? देखो, स्टेप को समझने के लिए इसका स्टोरी समझो, आखिर है क्या, आखिर स्टेप क्यों ज़रूरी है। मान लो ग्लूकोज एक बड़ा सा चॉकलेट है, क्योंकि हम लोग ग्लूकोज को ही तोड़ेंगे, ठीक है। तुम्हारे सामने एक बड़ा सा चॉकलेट दे दे, है ना, आता है ना डार्क, है ना, और अमूल डार्क, कैडबरी, बहुत सारे बड़े बड़े चॉकलेट्स आते हैं, ठीक है, 100-200 वाला। अब एक बार में तुम तो खा नहीं सकते, है ना, खा नहीं पाओगे, तुम क्या कैसे खाओगे? फिर उसे तोड़ तोड़ के खाओगे। एग्जैक्टली वही चीज़ तो यहाँ हो रहा है, यानी बड़ा सा एक बार में नहीं खा सकते, इसलिए सबसे पहले बॉडी जो है छोटे छोटे पीसेस में तोड़ती है। ये छोटे छोटे पीसेस में जो तोड़ती है उसको बोलते हैं हम लोग क्या, पायरुवेट। मतलब ग्लूकोज एक बड़ा सा बॉडी है, ठीक है, इसको तोड़ने के लिए इसको, ये किस में टूटता है? छोटे छोटे पीसेस में, पायरुवेट में, ठीक है। समझ में, इतना चीज़ क्लियर हुआ। अब धीरे धीरे तुम्हें समझाते हैं कि पहला स्टेप क्या था। पहला स्टेप देखो, पहला में हम लोग क्या था, ब्रेकिंग डाउन ऑफ ग्लूकोज इनटू पायरुवेट, ठीक, ओके। चलिए, सबसे पहली बात, ये पहला स्टेप है। ये जो बेसिकली कहाँ होगा, रेस्पिरेशन का पहला स्टेप आपके सेल के साइटोप्लाज्म में होगा। तो पहला पॉइंट इंपॉर्टेंट याद रखिएगा कि कहाँ पे होगा, साइटोप्लाज्म में होगा, ठीक है, ओके। यहाँ पे जो ग्लूकोज है, जो हमारे फूड से आता है, उसको तोड़कर पायरुवेट एसिड बनाता है। दिख रहा है कि ये ग्लूकोज है, साइटोप्लाज्म में टूटा, क्या बना आपका, पायरुवेट एसिड, पायरुवेट या पायरुवेट बोलो या पायरुवेट एसिड बोलो, बात बराबर है। अब ये पायरुवेट क्या होता है ना, कहाँ से बन गया? देखो, पायरुवेट कोई अलग से बाहर का चीज़ नहीं है, ये ग्लूकोज टूटने के बाद बनने वाला इंटरमीडिएट प्रोडक्ट है, ठीक है, कोई अलग से बाहर नहीं आया, है ना, कोई
हैरानी परी शक्ति देखरी करके कोई नहीं लेके आए, ये बेसिकली एक इंटरमीडिएट प्रोडक्ट है ना। ओके, ऐसा समझ सकते हो ग्लूकोज और फाइनल प्रोडक्ट, ये जो फाइनल प्रोडक्ट आगे जाकर के CO2 H2O के बीच का स्टेजेस बनता है, ठीक है, उसको बोलते हैं पायरुवेट। समझ में आ गया? ओके, अब यहाँ पे कुछ चीज़ें तुम समझ जाओ। देखो ग्लूकोज में कितने हैं कार्बन, 6 कार्बन आइटम होते हैं, ठीक है। जब ग्लूकोज टूटता है तो उसके 2 इक्वल पार्ट, यहाँ पे 3 3 6 मतलब 2 इक्वल पार्ट में फिलहाल टूट रहा है, ठीक है। ओके, समझ में आया? यहाँ 6 था, यहाँ आपका 3 हो गया, और ये जो 3 कार्बन मॉलिक्यूल है इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, पायरुवेट। अब क्लियर हो गया, कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आ गया। 6 कार्बन है लेकिन यहाँ 2 हिस्से में टूटता है, 3 3, समझ में आ गया, ये बिल्कुल क्लियर है। ओके, यानी 2 पायरुवेट। ओके, अब आगे बढ़ सकते हैं। अब कुछ चीज़ें हम लोग देखते हैं। पहला वाला जो प्रोसेस था हम लोग का, ये वाला ब्रेकिंग डाउन इन ग्लूकोज, ये वाला थ्योरी, दिस स्टेप हैपन इन द साइटोप्लाज्म, अभी हम लोग देख के आए, है ना। ग्लूकोज मॉलिक्यूल ब्रेक डाउन होता है पायरुविक एसिड पे, देख के आए, हाँ जी, पायरुवेट या पायरुविक एसिड, ठीक। ओके, ग्लूकोज मॉलिक्यूल कंपोज ऑफ 6 कार्बन एटम, वेल पायरुवेट एसिड कंपोज ऑफ 3 कार्बन एटम। समझ में आ गया? बिल्कुल, हाँ, 6 था, 3 3 में बढ़ गया, इसलिए 3 कार्बन एटम। पहला वाला क्लियर है। अब हम लोग जानेंगे फैट ऑफ पायरुविक एसिड। अब इसको समझते हैं, फिर आगे हम लोग इसका थ्योरी को पढ़ेंगे। चलो यहाँ से चलिए देखो, अब सवाल है, या सवाल तुम्हारे दिमाग में आता है, पायरुवेट एसिड तो बन गया, या पायरुवेट बन गया, अब क्या होगा इसका? देखो, इसका आंसर ऑक्सीजन पे डिपेंड करता है। यही से तुम्हारा एरोबिक एनारोबिक वाला टॉपिक आता है। अगर ऑक्सीजन है, ठीक है, तब पायरुवेट क्या है, प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, ध्यान दो, बन गया। अब डिपेंड किस पे करेगा, ऑक्सीजन पे। अगर ऑक्सीजन है तो प्रेजेंस वाला में आ जाओ, इस वाले सेक्शन पे आ जाओ। अगर ऑक्सीजन अवेलेबल है तो पायरुवेट माइटोकॉन्ड्रिया में चला जाता है, बस दिमाग में पॉइंट बैठा लो, एग्जाम में इंपॉर्टेंट है। प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में पायरुवेट एसिड किसके पास जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया में जाता है, इतना याद रख लेना। वहां पे क्या होता है, वहां ये कंप्लीट होकर कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2, समझ में आ गया, CO2 और वाटर H2O बनाता है, और बहुत सारी एनर्जी क्या करता है, रिलीज करता है, और इसको हम लोग एरोबिक रेस्पिरेशन कहते हैं, यानी प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, समझ में आया? ठीक, हमने ग्लूकोज लिया, बहुत बड़ा था, चलो ठीक है, एक काम करते हैं, साइटोप्लाज्म में 2 टुकड़े में बांट दिया, इक्वल 6 था, 3 3 में बांट दिया। हाँ, पायरुवेट क्या है, इंटरमीडिएट प्रोडक्ट, ठीक है, इतना क्लियर है? हाँ, बन गया, लेकिन क्या था, अब किस पे डिपेंड करेगा, ऑक्सीजन पे। अगर ऑक्सीजन मिल गया भैया तो वो किसके पास चल जाएगा, माइटोकॉन्ड्रिया के पास चल जाएगा। क्या बनाएगा, कंप्लीट होने में कार्बन डाइऑक्साइड इंपॉर्टेंट है, प्रोडक्ट पूछता है, क्या बनता है इन माइटोकॉन्ड्रिया, कार्बन डाइऑक्साइड एनर्जी रिलीज करता है, ठीक है, वाटर, ठीक है, ये सब चीज़ें आप लिख सकते हैं। कब, प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। चलिए, अगर ऑक्सीजन नहीं रहा तब क्या होगा, है ना, एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, यही ना पूछना चाह रहा हूँ। अगर नहीं होता तो क्या करेगा, अगर ऑक्सीजन अवेलेबल नहीं है तो पायरुवेट पूरी तरीके से टूटेगा नहीं, है ना। ओके, तब ये क्या बनाएगा, इथाइल अल्कोहल, ठीक है, और CO2 बनाता है, जैसे यीस्ट में, या फिर लैक्टिक एसिड बनाता है, कहाँ पे, मसल्स में। बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान दे लो, क्योंकि यहाँ से ऑब्जेक्टिव अच्छे लेवल के क्वेश्चन। देखो, प्रेजेंट वाला तो समझ में आ गया कि हाँ ऑक्सीजन प्रेजेंट है तो चलो माइटोकॉन्ड्रिया में चला गया, ये सब चीज़ें मिल गया। लेकिन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में 2 केस है। अगर ईस्ट में गया, अगर ईस्ट में रहा, इन ईस्ट में क्या हो गया, आपका इथेनॉल, कार्बन डाइऑक्साइड और एनर्जी, ठीक। ओके, देन अगर तो मसल्स की बात कर रहा तो क्या होगा, लैक्टिक एसिड फॉर्म होगा, इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इस बात को ध्यान रखिएगा। तो ये आपके 3-4 पॉइंट्स थे, अच्छे लेवल के क्वेश्चन यहाँ से फॉर्म होंगे। तो चलो फिलहाल अब इसको एक बार रीड कर देते, तुमको समझ में आ जाएगा। फैट ऑफ पायरुविक एसिड, सारी चीज़ें पढ़ लिया। फर्दर ब्रेकडाउन होगा पायरुविक एसिड में, कहाँ पे, माइटोकॉन्ड्रिया में, लेकिन किस पे डिपेंड करेगा, रेस्पिरेशन, है ना, ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड करेगा। ऑक्सीजन है नहीं है, ठीक है, तब ये एरोबिक होगा कि आपका एनारोबिक होगा, पढ़े हम लोग। हाँ, अब हम लोग कुछ चीज़ पढ़ रहे थे, रेस्पिरेशन इन्वॉल्व, जैसे गैसेस एक्सचेंज होता है, इनटेक, गैसेस एक्सचेंज क्या होता है, बेसिकली इनटेक ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम एटमॉस्फेयर एंड रिलीज CO2 ब्रीथिंग से। गैसेस एक्सचेंज क्या होता है, सबसे हम सांस लेते हैं,
सांस लेते वक्त ऑक्सीजन अंदर जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर जाता है। इसी प्रोसेस को तो गैसेस एक्सचेंज बोलेंगे, और क्या बोलेंगे, ठीक है। ओके, देन नेक्स्ट पॉइंट, द ब्रेकडाउन ऑफ सिंपल फूड इन ऑर्डर टू रिलीज एनर्जी इनसाइड द सेल कॉल्ड सेलुलर रेस्पिरेशन। क्या, अब जो ऑक्सीजन अंदर आई उसके हेल्प से सेल के अंदर ग्लूकोज टूटकर एनर्जी बनाता है, उस प्रोसेस को बेसिकली सेलुलर रेस्पिरेशन बोलेंगे। अगर बाय चांस अच्छे क्वेश्चन बनाना चाहे तो व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय सेलुलर रेस्पिरेशन पूछ सकता है, तो क्या बोलोगे, जब ऑक्सीजन अंदर गया, ठीक है, उसके हेल्प से क्या बना, ग्लूकोज टूटकर एनर्जी बना, उस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलेंगे, सेलुलर रेस्पिरेशन। ओके, चलिए, एरोबिक एनारोबिक समझ में आ गया। लेकिन इसको ना आपके एग्जाम में बेसिकली कैसे को पूछता है, डिफरेंस से पूछता है कि डिफरेंस बिटवीन एरोबिक रेस्पिरेशन एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन। भैया इस टाइप का एक टेबल बना देना। पहला, एरोबिक में प्रेजेंस ऑफ एयर, AR दिखेगा, एन मतलब समझो नहीं, ठीक है, एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। और हाँ, डिफरेंस में ये पॉइंट, अगर प्रेजेंस ऑफ एयर, यहाँ एब्सेंस ऑफ एयर लिखना है, ऐसा नहीं कि यहाँ पे कुछ इन साइटोप्लाज्म होता है, ऐसा नहीं, ठीक, ओके। एनारोबिक कहाँ आकर होता है आपका, साइटोप्लाज्म में, लेकिन एरोबिक कहाँ हुआ, माइटोकॉन्ड्रिया में। देखा आपने ना, लापरवाही करने थे यहाँ। चलिए, इन प्रोडक्ट क्या बन रहा है आपको, CO2 बना ना, CO2 एरोबिक में, बट एनारोबिक में बेसिकली अल्कोहल या फिर लैक्टिक एसिड अल्कोहल, ठीक है, OL अल्कोहल डिनोट करता है, ठीक है। चैप्टर नंबर 4 कार्बोनेट्स कंपाउंड में पढ़ोगे, ठीक है, फंक्शनल ग्रुप के बारे पढ़ोगे, ठीक है, पढ़ाया जाएगा। चलिए, इसमें जो है लेस अमाउंट रिलीज होता है, किसमें, आपका एनारोबिक में। एक पॉइंट में बता रहे, पूछता है कि एरोबिक में एनारोबिक में सबसे ज़्यादा एनर्जी किस में रिलीज होता है, तो याद रखना आपका मोर अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होता है एरोबिक में। बहुत इंपॉर्टेंट है ऑब्जेक्टिव के लिए, याद रखना ना ये पॉइंट। इक्वेशन लिख दोगे, इसमें क्या होता है, मसल सेल में क्या होता है, इतना क्लियर है। ओके, एरोबिक एनारोबिक क्लियर हो गया। अगर तुमको सिंपल से अगर डेफिनेशन दे दे कि एरोबिक रेस्पिरेशन क्या होता है, यही पॉइंट्स को पॉइंट वाइज लिख देना, नंबर मिल जाएगा। अदरवाइज बिहार बोर्ड में ये 2 नंबर के लिए आपके क्वेश्चंस आते हैं कि आप डिफरेंस बताइए एरोबिक रेस्पिरेशन एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन का। ठीक है, क्लियर हो गया, कोई दिक्कत, ठीक, कुछ चीज़ें बताना था। अच्छा, ये जो बेसिकली ये फॉर्मूला के बेसिस पे है ना, ओके, एक पजल्स वाला छूट गया, ठीक है। फॉर्मूला, यहाँ जो चीज़ कराए ना उसके बस ये फॉर्मूला के बेसिस पे दे दिया है, जैसे इथेनॉल का फॉर्मूला दे दिया है ना, इस हिसाब से दे दिया है। जैसे लैक्टिक एसिड का फॉर्मूला दे दिया, फॉर्मूला के बेसिस पे दिया है। अदरवाइज ये वाली चीज़ अगर समझ गए तो कोई दिक्कत नहीं होने वाला है, ठीक है, ओके। चलिए, अब आते हैं पेन इन लेग मसल्स वेल रनिंग। इंपॉर्टेंट है, सब्जेक्टिव में देगा, और सब्जेक्टिव लिखने का तरीका यहाँ भी है, वहाँ पे भी मैं बता दिया। अब तुम्हें कुछ चीज़ें समझाते हैं। क्या होता है जब तुम बहुत तेज़ भागते हो, भागे हो कभी, भागोगे, क्यों नहीं भागोगे, है ना। ट्रेन छूटता है तब, कुत्ता पीछे पड़ जाता है तब, मम्मी का उड़ता हुआ हेलीकॉप्टर चप्पल आता है तब भागते हो। हाँ, तब क्या होता है, जितना तेज भागोगे ज़्यादा एनर्जी होगा, ठीक। जब ये चीज़ होते होते एक बार क्या होगा, ऑक्सीजन उसको इनफ नहीं मिल पाएगा, किसको, मसल्स को भाई साहब एनर्जी चाहिए, है ना। ओके, अब जिसको 10 दिन लोग भूखा है, अब उसको बोलेंगे भागो, भाग पाएगा नहीं, 1-2 कदम चलेगा वहीं लुढ़क जाएगा, ठीक। ओके, तुम्हारे पास एनर्जी है ना, तो क्या हम लोग मसल्स को चाहिए एनर्जी, ठीक। ओके, जब उसको इनफ ऑक्सीजन नहीं मिल पाता, जब तुम उसको कंटिन्यूस रनिंग रहते हो, है ना, तो मसल्स तक ऑक्सीजन प्रॉपरली नहीं पहुंच पाता, तब वहाँ क्या स्टार्ट हो जाता है, एनएरोबिक रेस्पिरेशन। जैसे ये हुआ तब एनारोबिक रेस्पिरेशन आया, मसल्स में हो रहा है तो क्या दिखेगा तुमको, क्या होगा, लैक ऑफ ऑक्सीजन, लैक्टिक एसिड फॉर्म हो जाएगा। हाँ जी, हो जाएगा। जब लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस हो जाएगा तो क्या, तुम्हारा पाँव बेसिकली मसल्स लेग जो है वो क्या करेगा, पेन यानी दर्द करेगा। समझ में आ गया, ओके। लेकिन तब जब तुम रेस्ट करोगे, जब ऑक्सीजन वहाँ तक पहुँच जाएगा, तब तुम्हारा ये पेन जो है धीरे धीरे ख़त्म हो जाएगा। अगर बाई चांस तुमको एग्ज़ाम में लिखने दे दे कि ऐसा क्यों होता है, ठीक है, या क्या होता है, किसके कारण होता है, समझ में आ गया, लैक्टिक एसिड के कारण बेसिकली क्या हो जाता है, एरोबिक रेस्पिरेशन, वहाँ ऑक्सीजन की कमी से, है ना, समझ में आ गया। तो कुछ भी हिसाब से आपके ऑब्जेक्टिव या सब्जेक्टिव में ये चीज़
दे सकता है। ठीक है, कि हम लोग का जो मसल्स है रन करते तो क्यों दौड़ता है, इस हिसाब से कुछ भी क्वेश्चंस पूछ सकता है। ठीक है, ओके। चलिए, ये प्रॉपर तरीके से, व्हेन अ पर्सन रन वेरी फास्ट द मसल नीड मोर एनर्जी बट नॉट इनफ ऑक्सीजन, पहुंच नहीं पाता, तो एरोबिक रेस्पिरेशन, एनारोबिक रेस्पिरेशन टेक प्लेस इन द मसल्स। ड्यूरिंग दिस प्रोसेस लैक्टिक एसिड फॉर्म होता है, जमा होता है, जिसके कारण से पेन होता है पाँव में। क्लियर है? 2 नंबर के लिए याद रखना इंपॉर्टेंट है। चलिए, अब आते हैं एक्सचेंज ऑफ गैसेस। ठीक, फॉर एरोबिक रेस्पिरेशन ऑर्गेनिज्म को क्या चाहिए? कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन। जैसे हम लोग को चाहिए, अगर तुम कितना देर नाक बंद करके रख सकते हो, ठीक है, लास्ट टाइम तो फिर हम लोग को सांस फूलने लगता है ना, तो हमें क्या चाहिए? ऑक्सीजन चाहिए। और बहुत बच्चे लोग ऐसे गेम भी खेलते हैं कि हम सबसे ज़्यादा मौत को टक से छू के वापस आ सकते हैं। ये सब चीज़ें ना खेले, है ना। आई थिंक जब मैं बचपन में था, अभी भी बचपन में ही हूँ, तो एक रेडियो में सुना था कि ये नॉर्मली गेम खेल रहा था तो इस तरीके से डेथ हो गया था। पता नहीं क्या रियलिटी है, ठीक है, कुछ भी हो सकता है। चलिए, ड्यूरिंग रेस्पिरेशन कार्बन डाइऑक्साइड CO2 प्रोड्यूस होगा, है ना, एंड मस्ट बी रिमूव फ्रॉम द बॉडी। ठीक है, जरूरी है कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव करेंगे। जैसे हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, अभी सांस ले रहे हो, सांस छोड़, है ना, ओके। लेकिन डिफरेंट ऑर्गेनिज्म का अलग अलग मेथड्स है गैसेस एक्सचेंज का। जैसे यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म की बात करें, ये बेसिकली डिफ्यूजन के थ्रू अपना गैसेस एक्सचेंज करता है बाय डिफ्यूजन। इंपॉर्टेंट है, पूछ देगा कि यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म किस मेथड से आपका क्या गैसेस एक्सचेंज करता है, तो डिफ्यूजन के थ्रू देयर सेल मेम्ब्रेन, तो बेसिकली डिफ्यूजन। प्लांट भी डिफ्यूजन से। अच्छा, ये गैसेस की बात कर रहा है, याद रखना, गैसेस की बात कर रहा है तब डिफ्यूजन, वरना एक आगे जाके ट्रांसपिरेशन आएगा। ठीक है, ओके। थ्रू स्टोमाटा, किसके थ्रू? स्टोमाटा लीफ, लेंटिकल्स, स्टेम, है ना, ये सब के थ्रू गैसेस एक्सचेंज करता है कौन? प्लांट। जैसे कॉम्प्लेक्स एनिमल में रिसेप्टरी सिस्टम होता है, रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है। फिशेस में क्या होता है? गिल्स। इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, कभी कभी ना एक सब्जेक्टिव 5 नंबर में शायद नहीं, 2 नंबर में आता है, कुछ कुछ चीज़ का नाम दे देता है, बोलो कि इसका रेस्पिरेशन या इसका गैसेस एक्सचेंज किस मेथड से करता है। जैसे फिश का गिल्स, इस तरीके से कुछ कुछ चीज़ों का लेता है। ऑलरेडी क्वेश्चन बैंक में है, जाके एक बार देखना, वरना मैं कराऊंगा ज़रूर। ठीक है, अब आते हैं, गिल्स से सांस लेता है, ठीक है, ओके, अच्छी बात है। ये बेसिकली इनको ऑक्सीजन कहाँ से मिलता है? पानी के अंदर डिजॉल्व रहता है। तो ये भी बहुत बार पूछ चुका है कि इनको जो एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म है, याद रखना वर्ड एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म, कहाँ से बेसिकली उनको ऑक्सीजन मिलता है? तो बेसिकली डिजॉल्व इन वाटर। ठीक है, ओके। चलिए, एक क्लास 11th में टेरर ऑफ बंगाल के बारे में पढ़ोगे, वाटर हाइजीन। नॉर्मली आप देखोगे पानी के ऊपर, जिसको हिंदी में जल कुंभी कहते हैं ना, वो बेसिकली ऑक्सीजन खींच लेता है ना, ओके, ऑक्सीजन कम कर देता है, इसलिए जब भी आसपास हो तो उसको हटा देना। ठीक है, उसको टेरर ऑफ बंगाल बोला जाता है। मे बी कनेक्टेड है, क्या पता, पूछ ले, है ना, ओके। अब बोलेगे मछली तो ऊपर आएगा ना सांस लेने के लिए, वरना तुम पकड़ के खा लोगे, है ना, इसीलिए वो कहाँ से? डिजॉल्व इन ऑक्सीजन, पानी में जो ऑक्सीजन घुला हुआ रहता है उसी में। ठीक है, ओके, पानी से ऑक्सीजन बना, ये भी बात है। चल, वाटर हैज़ लेस ऑक्सीजन देन एयर, पानी के पास कम ऑक्सीजन है एयर के कंपैरिजन में। ठीक है, ओके, इसीलिए सो फिश ब्रेथ फास्टर। इंसेक्ट की बात करें, ठीक है, इंसेक्ट किसके थ्रू लेता है, एनिमल किसके थ्रू लेता है, ये सब आपके सब्जेक्टिव में आ जाएंगे। जैसे हम लोग लंग्स के थ्रू लेते हैं, है ना, ओके, हम लोग एयर हैज़ मोर ऑक्सीजन, एयर में ज़्यादा ऑक्सीजन है ना, ओके, देन वाटर, वाटर के कंपैरिजन में कर रहा है। ठीक है, सो देयर ब्रीदिंग रेट क्या है हमारा? बेसिकली स्लोअर है फिश से। ठीक, ओके, फिश का फास्ट होता है क्योंकि वहाँ कम है ऑक्सीजन। ठीक है, तो अभी तक नहीं बना क्वेश्चन, बट आ सकते हैं। ये छोटे छोटे पॉइंट्स आपको दिया जा सकता है। ठीक है, ओके, इंसेक्ट ट्रैकिया वगैरह ये भी इंपॉर्टेंट है, कभी कभी दे दिया तो ठीक है। और ये आपके 2 नंबर में पूछ सकते हैं, जनरली फिश कहाँ से सांस लेता है, एनिमल्स कहाँ से, डॉग कहाँ से, इस हिसाब से। ठीक है, प्लांट्स कहाँ से, नाम दे देगा। अब आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर, सॉरी इंपॉर्टेंट टॉपिक 5 नंबर के लिए प्लस 5 नंबर के लिए। क्यों 5-5 कर रहे हैं? क्योंकि 5 नंबर एक तो डायग्राम, ठीक है, 2 नंबर या तो डिफरेंस, या तो 3 नंबर आपके ऑब्जेक्टिव, इसलिए 3 2 5 और डायग्राम का 5, 10 नंबर का पूरा ये टॉपिक। ठीक है,
ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। आते इसके बारे में समझते हैं। इसमें क्या पाया जाता है आपको इस सिस्टम में। अच्छा, ये डायग्राम बहुत बार देता है, बहुत बार एकदम भर भर के रिपीटेड है। या तो डायग्राम देता है या तो मैकेनिज्म देता है। ठीक है, मैकेनिज्म और डायग्राम, ठीक, दोनों अलग अलग है। चलिए, ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम इज कंपोज ऑफ पेयर ऑफ लंग्स। याद रखना, पेयर मतलब जोड़ा। कभी कभी ना ऐसे दे देगा, बिहार बोर्ड अच्छा टेक्निक इस्तेमाल करते हैं, टेक्निक इस्तेमाल करते हैं। कभी कभी कुछ चीज़ें जैसे आगे वाले जो चैप्टर्स है एक्सक्रीशन, अच्छा वो तो आई थिंक ह्यूमन हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस वाला में, ठीक है, जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है या फिर फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, तो वहाँ पे कुछ कुछ ऐसे सवाल पूछता है जैसे पेयर ऑफ दीज दैट, कभी ए का इस्तेमाल करके कभी पेयर का, तो वो भी बड़ा इंपॉर्टेंट है ना, कौन जोड़ा में है एंड कौन सिंगल है, जैसे हम लोग सिंगल हैं, है ना, ओके। लेकिन यहाँ पेयर ऑफ लंग्स, लंग्स का जोड़ा अटैच होता है किससे, ऑफ ट्यूब, जो बेसिकली ओपन होता है थ्रू द नॉस्ट्रिल। ठीक है, ओके। उनके स्ट्रक्चर के बारे में जानेंगे, तो एक एक करके सबके बारे में जानेंगे। और ये उसका प्यारा सा डायग्राम क्या है, नेजल पैसेज, नेजल कैविटी, माउथ कैविटी, फेरिंग्स, लैरिंग्स, ठीक है, ट्रैकिया, ठीक है, रिंग ऑफ कार्टिलेज, लंग्स के बारे में, रिब्स के बारे में, डायफ्राम बहुत इंपॉर्टेंट है, अभी पूछा जाएगा। चलिए स्टार्ट करें, उसके बाद मैकेनिज्म वगैरह भी आपको बता देंगे। तो ये अगर आपको इनकेस क्या बहुत बार दे चुका है, अगर एग्जाम में बनाने दे दे, हालांकि अब तो इतना टफ नहीं पूछता है, ठीक है, लेकिन अगर पूछे तो रफली डायग्राम बना देना, ज़रूरी नहीं है कि एकदम तुम इतना क्लीन बनाओ कि समझ में आ जाए। ठीक है, ओके, मेरे स्टूडेंट को लगना भी चाहिए डायग्राम में, ठीक है, समझ में आ रहा है ना। हाँ, तो डायग्राम एक दो प्रैक्टिस कर लेना, यूट्यूब पे बहुत शॉर्ट वीडियोस आते हैं कि किस तरीके से बनाए, ट्रिक्स वगैरह देख करके तो लोग बना सकते हो। ठीक है, चलिए अब आते हैं एक एक करके नॉस्ट्रिल के बारे में। क्या है, देयर वाज कितने नॉस्ट्रिल, 2, ठीक, ओके, विच कन्वर्ज टू फॉर्म अ नेजल पैसेज इन इनर लाइनिंग ऑफ नॉस्ट्रिल इज लाइंड बाय फाइन बाय हेयर एंड रिमेन वेट ड्यू टू द म्यूकस सिक्रेशन। सब चीज़ें बताएंगे। द म्यूकस एंड द हेयर हेल्प filtrating the dust particle from inhaled air. Further, it warmed up enter the nasal passage. समझो अब क्या बोलना चाह रहा है। ये जो है एक स्टेप होने वाला है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो ज़्यादा तो है नहीं, बस 7 तक, यानी थर्ड फॉर रीजन। सबसे पहले नॉस्ट्रिल, यहाँ से क्या होता है, सबसे पहले एयर हमारे नॉस्ट्रिल यानी नाक की 2 ओपनिंग से बॉडी के अंदर इंटर करता है। इंटर किया, देखो देखो कुछ घुसा, हाँ घुसा, दोनों नॉस्ट्रिल आगे जाकर मिलकर नेजल पैसेज बनाता है। ये आपका नेजल पैसेज, आ जाओ, ये वाला जो यहाँ से गया, ये नेजल पैसेज में आ गया, बन गया। हाँ, नेजल पैसेज के अंदर हेयर म्यूकस प्रेजेंट होता है। ठीक है, हाँ, नाक से उंगली हटा दो, अब तुम लोग हटा सकते हो, हाँ, ज़्यादा ये नहीं। अंदर म्यूकस यानी स्टिकी चिपचिपा सब्सटेंस होता है। जब हम लोग इनहेल करते हैं तो हमारे एयर के साथ साथ डस्ट पार्टिकल भी अंदर आ जाते हैं। ठीक है, अब वो तो पूरा अंदर चल जाएगा, दिक्कत हो जाएगा। तो नाक में जो फाइन हेयर है, म्यूकस है, उस डस्ट पार्टिकल को फिल्टर करके रोक लेता है, अंदर नहीं जाने देता। ठीक है, रोक लिया। हाँ, नेजल पैसेज ने बेसिकली नेजल पैसेज में वार्म एयर होता है, वार्म थोड़ा सा गर्म एयर, यानी लंग्स में जाने से पहले, किधर के अपना लंग्स, ये यहाँ जाने से पहले वो बेसिकली एयर का टेम्परेचर बॉडी के टेम्परेचर के अकॉर्डिंग कर देता है। जैसे अभी तुम जस्ट सांस छोड़ो अपने हाथ पास ला करके, है ना, नाक के, देखो गरम गरम हवा आएगा, है ना, लिए तो तुम तो नॉर्मल थे, बट वहाँ बॉडी के टेम्परेचर के बराबर कर दिया जाता है। समझ में आ गया, आया भैया यहाँ तक? ठीक, अब आते हम लोग किसके बारे में, लैरिंग्स के बारे में जानेंगे। ठीक है, ओके, चलिए। जैसे मेरा जो है, मेरा एक बीमारी है, ठीक है, इसीलिए शायद मेरा जल्दी कुछ नहीं होगा मुझे। ठीक है, साइनस, ठीक है, मजाक कर रहे थे। देखो इसमें क्या होता है, इसमें एलर्जी होता है, छींक वगैरह बार बार आता है, जितने भी डस्ट पार्टिकल वगैरह जाते हैं। ठीक है, आई थिंक मेरा जो ये फिल्टर करने वाला शक्ति है ख़त्म हो गया है मेरे नाक में, तो इधर पूरा दर्द करता है, हेडेक होता है। तो यही मेन कारण है, ठीक है, जिस कारण मैं लाइव नहीं ले पाता हूँ जल्दी क्लासेस। ठीक है, कभी भी छींक आ जाता है। ठीक, चलिए फिलहाल फेरिंग्स में आता है। फेरिंग्स क्या है एंड लैरिंग्स क्या है। फेरिंग्स की बात करें, नेजल पैसेज से आगे एयर फेरिंग्स में जाता है। ठीक है, पी से पहले, याद रखना। ऐसे कभी क्या जाए, एक बात है, कभी सीक्वेंस में दे दिया तब क्या करोगे, पहले फेरिंग्स आता है कि लैरिंग्स आता है?
पी पहले, एल लेड में, याद हो गया? ओके। फेरिंग्स एक ट्यूब लाइक पैसेज होता है, दिख रहा है ये? हाँ, तो सर ट्यूब लाइक पैसेज, हाँ दिख तो रहा है। और कुछ? हाँ, सिंपल लैंग्वेज में वो समझो, ये बेसिकली नेजल पैसेज के बाद एयर के लिए कनेक्टिविटी पाथवे है, ठीक, जहाँ से एयर लैरिंग्स की तरफ जाता है, यानी फेरिंग्स से होते हुए लैरिंग्स तक जाता है, ठीक है। फिर क्या आया फेरिंग्स के बाद? ठीक है, डेफिनेशन देख लेंगे बाद में, अभी समझो। फेरिंग्स के बाद क्या आया? लैरिंग्स आया। लैरिंग्स को वॉइस बॉक्स कहते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट। देखो, अगर तुम्हारे गले में अभी हाथ डालो, ठीक, अंदर नहीं, माउथ से नहीं, नॉर्मल बाहर से, ठीक है, छू के देखो, अगर एक छोटा सा तुम बोलते होगे तो एक वाइब्रेट कर रहा है ना, इसको ना इसको एडम एप्पल बोलते हैं। किसी किसी का थोड़ा सा बाहर निकला रहता है ना, ओके, एंड किसी किसी का नहीं लिखा रहता, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यहाँ पे आपका क्या वॉइस बॉक्स है ना, ओके। इसलिए देखते हो गला घोटता है, क्यों? ताकि बोल ना सके। सिंपल समझ में आया? ओके, चलो, हमारा यहीं से वॉइस प्रोड्यूस होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्ले रोल अदा करता है, ठीक है, ओके। मतलब हम जो बोल पा रहे हैं, ये जो भी कर पा रहे हैं, तुम जो अभी सोच पा रहे हो, नहीं सोचना का काम, बोलोगे सोच करके, तो किसका काम है? लैरिंग्स का काम है, ठीक। लैरिंग्स का रोल समझ में आ गया? हाँ, आ गया। अब आते हैं ट्रकिया के बारे में, ट्रकिया के बारे में समझेंगे, ठीक है, ओके। लैरिंग्स के बाद ट्रकिया आया। सीक्वेंस याद रखो, नेजल पैसेज, फेरिंग्स या नेजल कैविटी याद रखोगे तो ठीक है, वरना तुम डायरेक्ट नेजल पैसेज, ठीक है, सॉरी, हाँ, जिस हिसाब से हम लोग पढ़े, जैसे हम लोग नॉस्ट्रल पढ़े, फिर फेरिंग्स पढ़े, लैरिंग्स पढ़े, इसी हिसाब से बोर्ड में भी देखा। ट्रकिया की बात करें, ये आपका लैरिंग्स के बाद आता है। हाँ, ये जो बेसिकली विंड पाइप, यहाँ से बोल सकते हो विंड पाइप इंटर करते हैं, ठीक, ओके। इसमें कार्टिलेज रिंग प्रेजेंट होता है, ठीक है। अब कार्टिलेज रिंग क्या होता है? इसको ना एक बात तो याद रखना, एयर ट्रकिया है ना, एयर ट्रकिया कहते हैं, ठीक है। एयर ट्रकिया बोलते हैं या फिर ट्रकिया बोलते हैं, मतलब वही बात है, यानी विंड पाइप यहीं से एंटर करती है, इसलिए इसको एयर ट्रकिया या विंड पाइप, ठीक। यहाँ पे क्या होता है? यहाँ पे जो आपको देख रहे हो, इस टाइप का रिंग रिंग टाइप का रिंग के कार्टिलेज प्रेजेंट होता है, या कार्टिलेज के रिंग प्रेजेंट होते हैं ट्रकिया में। ऐसा क्यों? देखो, इसलिए क्योंकि कभी ये कोलैप्स ना हो जाए, है ना, कोलैप्स से बचने के लिए, है ना, ओके। अगर ट्रैकिया तुम्हारा चिपक गया तब क्या होगा? सांस अंदर जाएगा, हवा अंदर जाएगा नहीं ना, इजीली पास नहीं कर पाएगा, इसीलिए ये इसमें आपका रिंग ऑफ कार्टिलेज प्रेजेंट होता है। कहाँ पे? ट्रैकिया में। इस पॉइंट को याद रखिएगा। देन हम लोग किसके बारे में बात करेंगे? ब्रोंकाई के बारे में बात करेंगे, ठीक है। ब्रोंकाई की बात करें तो यहाँ पे देखो, जब वहाँ से ट्रकिया से नीचे जाकर इस ब्रांच में पहुँचता है, यहाँ पे 2 ब्रांचेस होते हैं, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? ब्रोंकाई, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा सा दिखा गया, देखो छोटे छोटे, यहाँ पे ना 2 हिस्से में बेसिकली डिवाइड हो जाता है, ठीक। एक आपका लेफ्ट तरफ, दूसरा आपका राइट तरफ, ठीक है। यहाँ पे सिंगल दिखाया है, कितना दिखाएगा? सिंपल समझा, लैरिंग से आया, ठीक है, ट्रेकिया पहुँचा, ट्रेकिया से आगे आकर के ब्रोंकाई में पहुँचा, ब्रोंकाई, ठीक है। यहाँ पे बेसिकली 2 हिस्से में डिवाइड हो जाता है, एक लेफ्ट ब्रोंकाई, एक राइट ब्रोंकाई हो जाता है, ठीक है, ओके। इस बात को याद रखिएगा। इसके बाद आता है ब्रोंकायोलस। सेम चीज़ यहाँ पे, जब ब्रोंकियोलस एक बेसिकली ये सिंगुलर वर्ड है, यानी ब्रोंकाई एक प्लूरल वर्ड है, ठीक है, ओके। ब्रोंकायोलस बेसिकली प्लूरल, सॉरी सिंगल वर्ड है, अगर ब्रोंकाई लिखा मतलब वो प्लूरल है, ठीक है। जब ब्रोंकायोलस से लंग्स के अंदर एंटर करता है, ठीक है, तो वो छोटे छोटे ब्रांच, सब ब्रांच में डिवाइड हो जाता है, ठीक है। और इस स्मॉल ब्रांच को ब्रोंकियोलस कहते हैं, ठीक है, तो सबसे छोटा यूनिट को, ठीक। ऐसे समझो कि एक पेड़ है, उसमें क्या है, जो ट्रंक है वो ट्रकिया है, बड़ी बड़ी ब्रांचेस है वो ब्रोंकाई है ना, और छोटे छोटे जो टहनी है, छोटे छोटे टहनी ब्रोंकाइलस उसको बोलते हैं। समझ में आ गया? ओके, चलिए। उसके बाद आते हैं हम लोग एल्वियोली, बहुत इंपॉर्टेंट है। आखिर ये क्या होता है? एल्वियोली की बात करें तो जब ब्रोंकाइलस से बिल्कुल इन पे, छोटे इन पे, देखो यहाँ पे देखो, तो अगर तुमको दिख रहा है बिल्कुल यहाँ पे अगर और ये देखोगे तो देखो, इसको थोड़ा सा एकदम एकदम लास्ट में, इसके एंड में बेसिकली लगा रहता है, किसके अंदर? ब्रोंकाइलस के बिल्कुल इन पे छोटे छोटे एयर सैक प्रेजेंट है, इसको बोलते हैं एल्वियोली, ठीक है, ओके। अच्छा, हर सिंगल एयर सैक को एल्वियोलस कहते हैं,
ठीक है। और जब बहुत सारे एयर सैक है तो उसको बोलते हैं एल्वियोली। कभी कभी सिंगुलर प्लूरल इस हिसाब से दे दे, ठीक है। ओके, हालांकि इतना तो तरीके से पूछेंगे ना, बट मैं फिर भी तुम्हें बता दिया, ठीक है। ओके, एल्वियोली की बात करें, इनकी जो वॉल्स होती है ना बहुत क्या होती है, थिन होती है, और इसके अराउंड बहुत सारे ब्लड कैपिलरीज प्रेजेंट होते हैं। यहाँ पर एक्चुअल गैसेस जो है एक्सचेंज होते हैं। एल्वियोली की ऑक्सीजन जो एल्वियोली जो है ऑक्सीजन में चले जाता है, और ब्लड में प्रेजेंट कार्बन डाइऑक्साइड को एल्वियोली में आ जाता है, ठीक है। फिर कार्बन डाइऑक्साइड जब तुम छोड़ते हो, ठीक है, एक्सहेल करते हो, तो बॉडी से बाहर निकल जाता है। ये गैस एक्सचेंज प्रेशर डिफरेंस की वजह से होता है, ठीक है। ओके, चलो ये सभी चीज़ें बता दें। अब एक लाइन से फिर से एक बार देख लेते हैं क्या क्या। नॉस्ट्रल के बारे में पढ़ लिया। फेरिंग्स की बात करें, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आफ्टर नेजल पैसेज। लैरिंग्स की बात करें, फेरिंग्स के बाद आता है वॉइस बॉक्स, ठीक है। ट्रैकिया की बात करें, एक रिंग ऑफ कार्टिलेज से बना होता है, ठीक है। ओके, चलिए, कोलैप्स ना हो सके, है ना, ओके, एब्सेंस ऑफ एयर में, है ना। ब्रोंकाई की बात करें, ट्रैकिया से आता है, ठीक, ओके। ये लंग्स तक जाता है, हर लंग्स में दो हिस्से में डिवाइड होता है। ब्रोंक्यूलस की बात करें, ये डिवाइड होता है, अच्छा, ब्रोंक्यूलस डिवाइडेड सब डिवाइडेड के अंदर चले जाता है। फिर एल्वियोली की बात करें, ये सेक लाइक होता है, ठीक है। कहाँ पे, ब्रोंक्यूलस के एंड में होता है, ठीक है। थिन मेम्ब्रेन होता है, ठीक है। ब्लड कैपिलरीज आसपास होते हैं, ठीक है। और वेयर द ऑक्सीजन मिक्सेस विद ब्लड एंड कार्बन डाइऑक्साइड एग्जिस्ट करता है फ्रॉम द ब्लड से। फिर ये गैसेस जो एक्सचेंज ऑफ गैसेस है एल्वियोली किसके कारण से होता है, प्रेशर डिफरेंशियल या प्रेशर डिफरेंस के कारण होता है। तो जो मैंने बताया वही सब चीज़ें यहाँ पे मेंशन है, ठीक है। ओके, अब आते हैं मैकेनिज्म में। मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ओके, चलो मैकेनिज्म की बात करें, द ब्रीदिंग मैकेनिज्म ऑफ लंग्स कंट्रोल बाय डायफ्राम, बहुत इंपॉर्टेंट है, डायफ्राम एंड इंटरकॉस्टल मसल, ठीक। आपके ऑप्शन में बिहार बोर्ड में डायफ्राम बहुत बार पूछ चुका है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कि जो ब्रीदिंग ऑफ मैकेनिज्म ऑफ लंग्स कौन कंट्रोल करता है, डायफ्राम, याद रखिएगा। द डायफ्राम इज अ मेंबर विच सेपरेट बाय थोरैसिक चेंबर ऑफ एब्डोमिनल कैविटी। देन जब when the diaphragm move down the lungs expand and the air is inhaled, अभी समझाएंगे। when the diaphragm move up the lungs contract, air exhaled, बेसिकली इनहेलेशन एक्सहेलेशन, ये आपके टॉपिक आते हैं 2 नंबर में। डिफरेंस अभी मैंने तुम्हें बता दिया, अब होता क्या तुम खुद समझो, फोटो देख। एक्सहेलेशन, तुम सांस छोड़ो, ठीक है, सांस छोड़ो, हाँ हाँ छोड़ो, क्या क्या तुम्हें फील हो रहा है वो बताओ। सबसे पहले जो तुम्हारा थोरैसिक कैविटी है, ठीक है, ये वाला पोर्शन देखोगे कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, सिकुड़ रहा है, सांस छोड़ो, देखो देखो, हुआ ना, हाँ हुआ। रिब जो है बेसिकली डाउनवर्ड एंड इनवर्ड, ठीक है, यानी ये जो आपका रिब केजेस है, हड्डी है, ठीक है, ये जो बेसिकली डाउनवर्ड जाएगा, ठीक है। पूछता है, ये सब बहुत बार पूछता है कि रिब डाउनवर्ड किस में जाएगा, एक्सेलेशन में। सांस छोड़ के देखो ना यार, सिंपल सा देखोगे तो हड्डी सब नीचे जा रहा है ना, अंदर की तरफ जा रहा है, इनवर्ड डाउनवर्ड इनवर्ड, ठीक है। ओके, डायफ्राम जो है, ये हमारा डायफ्राम है, ये बेसिकली कौन सा शेप का हो जाता है, डोम शेप का हो जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट है बंदा, बहुत इंपॉर्टेंट है। बोलेगा ड्यूरिंग एक्सेलेशन द शेप ऑफ डायफ्राम विल बी डोम शेप, फ्लैट शेप। तो देखो जब तुम सांस छोड़ोगी तो देखो पेट के नीचे यहाँ पे हाथ दो, ठीक है, इस पोर्शन पे मैं तुम्हें हाथ देकर बता रहा हूँ, पगला हम भी क्या पागल हो गए। तो देखो ये अंदर तरफ चल जाता है, एकदम डोम शेप बन जाता है, ठीक है। ओके, इस टाइप इसमें शेप बन जाता है, ठीक। ओके, वॉल्यूम ऑफ लंग्स क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है, और एयर जो है वो लंग्स के थ्रू एग्जिट हो जाता है, ठीक है, एयर एग्जिस्ट द लंग्स, ठीक। ओके, इनहेलेशन, अब सांस लो, बहुत ज़ोर से नहीं, आराम से सांस लो, हाँ, आसपास मच्छर भी है, चले जाएगा, हाँ। तो देखो तुम्हारा जो चेस्ट कैविटी, थोरैसिक कैविटी है वो एक्सपेंड हो जाएगा, हाँ, बस बस फटना नहीं चाहिए, हाँ। उसके बाद देखो तुम्हारा रिब जो है, ये हड्डी सब जो है अपवर्ड होने लगेगा, यानी आउटवर्ड होने लगेगा। अपवर्ड एंड अपवर्ड आउटवर्ड दोनों टर्म याद रखना, वैसे याद क्या करना, तुम खुद देख रहे हो, है ना। ओके, हाँ, यहाँ पे जो डायफ्राम है वो फ्लैट हो जाएगा, ठीक है, बिल्कुल फ्लैट हो गया, है ना। सांस, ठीक है, सांस लो, हाँ, लिया, तो देखो फ्लैट हुआ, ठीक, गुब्बारे से फूल गया, हाँ फूल गया, चलिए। देन वॉल्यूम ऑफ लंग्स क्या हो गया, इंक्रीज हो गया, और एयर जो है इंटर कर गया कहाँ, लंग्स में,
बस यही तो है आपका मैकेनिज्म। ठीक है, ये वाला आपके 2 नंबर में डिफरेंस पूछता है बच्चा, तो ध्यान से 2 नंबर के लिए याद कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये डायग्राम नहीं डायग्राम नहीं, बस अगर तुमको बनाना भी हो तो मेरे जैसे एक पर ये डायग्राम है, ठीक है, ओके बना देना, ये हड्डी बना देना, वाह क्या डायग्राम है, ठीक है, ओके। चलिए ये तुम्हारा रिंग ऑफ कार्टिलेज बना देना, एक एरो एरो बना करके दिखा सकते हो अगर तुमको ज़्यादा पेंटिंग डेंटिंग करना अच्छा लगता है तो कुछ लोग होते हैं ना कि थोड़ा डेंटिंग पेंटिंग ज़्यादा करते हैं तो कर सकते हो, अगर टाइम बचा तब, ऐसे नहीं कि पता इसी में 1 घंटा लगा ले। तो ये आपके 2 नंबर के क्वेश्चन है। मैकेनिज्म पूछे, आप ये मैकेनिज्म 2 नंबर के लिए लिख दीजिएगा, ठीक है। आपको अगर पूछे सिंपल सा क्या बोलते हैं इसको, डायग्राम, तो ये डायग्राम बना दीजिएगा। लिखने का भी चीज़ है, थोड़े थोड़ा, इतना नहीं लिखना है, लेकिन थोड़ा थोड़ा चीज़ आपने क्या क्या मेंशन किया पेंसिल से, आप डायग्राम बनाने के बाद एरो खींच करके बता दिए कि ये क्या क्या चीज़ें हैं। तो ये बेसिकली हमारा जो रेस्पिरेशन वाला टॉपिक था, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, ये ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम बहुत बार आया बंदा, इसलिए आप इसको अच्छे तरीके से याद कर लीजिएगा। थोड़ा सा याद करना तो इतना याद कर लीजिएगा, कुछ पार्ट का नाम लिख लीजिएगा, छोटे छोटे पॉइंट बना करके ये डायग्राम बना दीजिएगा, आपके एग्जाम में 5 नंबर रखा हुआ है, ठीक है। 2 नंबर में मैकेनिज्म पूछता है, इनहेलेशन एक्सहेलेशन में बेसिकली डिफरेंस, और ये छोटे छोटे कब कॉन्ट्रैक्ट करेगा, कब एक्सपेंड करेगा, ये आपके सभी ऑब्जेक्टिव पॉइंट्स हैं। तो सब्जेक्टिव के तौर पे तुम याद कर लो, डिफरेंस के तौर पे क्या करोगे खुद फील कर लोगे, ठीक, ओके। तो बस आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट पार्ट में हम लोग कंप्लीट कर लेंगे जो भी हमारा टॉपिक्स हैं, लास्ट के 2 टॉपिक बाकी ट्रांसपिरेशन एक्सक्रीशन, उसको एक वीडियो में कंप्लीट कर लेंगे। धीरे धीरे चल रहा है, आराम आराम से, क्योंकि तुम लोग भी उतने बड़े बड़े लेक्चर्स देखते नहीं हो मेरे, है ना, मुझे मालूम है, सब कुछ मालूम है, लेकिन तुम्हें मालूम होना चाहिए कि हम लोग फ्राइडे को आ रहे हैं, शायद हम भी आ जाएं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। आपके सर आ रहे हैं आपको मैथ्स पढ़ाने के लिए, एक ओरिएंटेड सेशन होने वाला है, आप लोग ज़रूर ज्वाइन करना, ठीक है। क्वालिफिकेशन दिख गया, सर भी देखे जाएंगे कुछ दिन में, बहुत अपना कीमती वक्त दे के आ रहे हैं, तो प्लीज़ सपोर्ट करना, तुम लोग को यूट्यूब पे कंप्लीट पढ़ाएंगे। ऐसा नहीं सिर्फ बिहार बोर्ड, पूरे जितने भी 10th के बाद जितने एग्जाम तो मैथ आएगा, हर एक कॉम्पिटिटिव के लिए भी सर जीनियस है, तो ज़रूर ज्वाइन करना सेशन, ठीक है, ओके। लाइव होने वाला है 7 बजे शाम को, फ्राइडे 10 PM। जो लोग क्रैकर बैच में नहीं है, क्या कर रहे हैं, फटाफट से ज्वाइन हो जाओ, अब तो बहुत सारी चीज़ें और भी आएंगे, साइंस एसएसटी मैथ सभी सब्जेक्ट के टेंशन फ्री हो अगर तुम ये ज्वाइन कर लिए। साथ में क्वेश्चन बैंक, डिकोड से, रिमाइंड में आपसे टेस्ट, ऑल थिंग सिर्फ 399 में टिल एग्जामिनेशन तक सब चीज़ आपको फ्री मिल जाएगा। साथ में आप क्वेश्चन बैंक घर पे बैठे प्रिंट आउट करा सकते हैं, मंगा सकते हैं प्रिंट आउट करके। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, थैंक यू सो मच जुड़ने के लिए। कैसा लगा ये वीडियो हमें बता दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, कंप्लीट करेंगे चैप्टर। थैंक यू सो मच।